हेलो स्टूडेंट्स। यस, हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर चैप्टर के बारे में। ठीक है। तो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स लोग भी इसको देख सकते हैं, स्पेशली टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स लोग देख सकते हैं जो करंटली अभी टेंथ क्लास में पहुंच चुके हैं, और जो लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर करने वाले हैं वो लोग भी अपना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज मेंट फॉर बोथ नाइन्थ क्लास एज वेल एज फॉर टेंथ क्लास। ओके, as well as for those students who will appear for their board examination. Okay, so let's begin. So the topic is constructor. What is constructor? The very first point that should be in your mind is it is a special member method which has same name as that of the class name. ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर मेथड है जिसका नाम क्लास नेम से सेम होता है। जब मैं कह रहा हूं कि स्पेशल मेंबर मेथड, तो मेथड जावा में मेथड का हो, फंक्शन का हो, जब भी ये वर्ड यूज होगा इसका मतलब है कि उसके नाम के बाद पैरेंथेसिस जरूर लगा हुआ होगा। जैसे कि प्रिंट एक मेथड है, कैसे पता चलता है प्रिंट एक मेथड है? प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगा हुआ आता है। ठीक है, हालांकि हाँ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसके की बाद पैरेंथेसिस लगा हुआ होता है, लेकिन उनको हम फंक्शंस नहीं कह सकते, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। तो उन सबको छोड़ करके अगर किसी भी नाम के बाद अगर पैरेंथेसिस लगा हुआ है तो हम लोग उसको मेथड ही मानेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? ये एक स्पेशल मेंबर मेथड है जिसका कि नाम क्लास नेम से सेम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहां तक कि वॉइड भी नहीं होता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर की खासियत है। तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्टर के विषय में, इट ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड या फिर कह सकते हैं कॉल्ड व्हेनेवर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इज क्रिएटेड। यहां पे ये करस्पॉन्डिंग वर्ड को थोड़ा सा मैं जोर से बोल रहा हूं। रीजन क्या है कि जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा उसी समय जिस समय ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट रन टाइम में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कहा, इट ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड या फिर कॉल्ड व्हेनेवर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इज क्रिएटेड। चौथा पॉइंट, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ विच इट गेट्स इन्वोक्ड या फिर कॉल्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ये भूल है। ऑब्जेक्ट जावा प्रोग्रामिंग में क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो फिर कंस्ट्रक्टर का काम क्या है सर? कंस्ट्रक्टर का काम है ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है? आगे चल करके ये सारे के सारे पॉइंट्स जो कि आप लोग अभी स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल्स देखो बच्चों। मैंने पहला पॉइंट क्या कहा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम होता है। यहां पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक क्लास ए, यानी कि यहां पर क्लास का नाम है ए। ठीक है, ये मैंने क्लास का ब्लॉक स्टार्ट किया, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि क्लास का नाम ए है, यहां पे भी मैंने ए लिख दिया और ए के बाद पैरेंथेसिस मैंने दे दिया, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये मेथड हो गया। लेकिन ये मेथड में आप लोग देख पा रहे हो कि इसके पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं है और इस मेथड का नाम क्लास के नेम से सेम है, तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। और ये कंस्ट्रक्टर अगर एक मेथड है तो मेथड का तो बॉडी होता ही है। तो अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का हेड पार्ट आप लोग आइडेंटिफाई कर चुके हो कि हाँ ये कंस्ट्रक्टर है, तो ऑब्वियसली उसके करली ब्रैकेट के ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर में जो हिस्सा है उसको बॉडी कहा जाएगा, उस कंस्ट्रक्टर का बॉडी कहा जाएगा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं नीचे में मैंने एक मेथड को डिफाइन किया है, मेन मेथड। तो मेन मेथड ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्यों कंस्ट्रक्टर नहीं है? क्योंकि देखो इसका तो रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड है और इसका जो नाम है वो क्लास नेम से सेम भी नहीं है। ठीक है, तो ये शर्त पूरी नहीं करता है कंस्ट्रक्टर होने की, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल मेथड कहेंगे। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट के अंदर में जो भी लिखोगे वो क्या कहलाएगा? बॉडी ऑफ द मेन मेथड, और ये क्लास का ब्लॉक क्लोज होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल मेंबर मेथड है जिसका कि नाम क्लास नेम से सेम होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहां तक कि वॉइड भी नहीं होता है। चलो बच्चों दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 2। जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्लास ए लिया था, यहाँ पे क्लास एलिफेंट ले लिया और क्लास का ब्लॉक स्टार्ट कर दिया।
तो ऑब्वियसली क्लास का नाम और उसके बाद अगर पैरेंथेसिस दिख रहा है तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और ये करली ब्रैकेट के बीच में के अंदर जो भी हिस्सा है उसको बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर कहेंगे। और यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने मेन मेथड यूज नहीं किया है, कोई दूसरा मेथड यूज किया है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसका जो नाम है M1 है, जो कि एलिफेंट से मैच नहीं कर रहा, अलग है। दूसरा क्या है, इसका रिटर्न टाइप यहां पे इंट है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, ये नॉर्मल मेथड कहलाएगा। ये जो ऊपर में आप लोग देख पा रहे हो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कंस्ट्रक्टर का सबसे पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर मेथड विच हैज सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिक हियर टू ओपन ब्लूजे। चलिए ये सेम चीज को मैं आप लोगों को ब्लूजे में भी टाइप करके दिखा देता हूं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया हुआ है, चलिए इसको रिमूव कर दिया जाए। हाँ, एक न्यू क्लास क्रिएट किया जाए, कुछ भी नाम दे दीजिए क्योंकि अंदर में तो हम लोग दे ही देंगे। तो वो दोनों एग्जाम्पल नहीं समझा करके सिर्फ मैं एक ही एग्जाम्पल आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। क्लास क्रिएट करते हैं PUBLIC पब्लिक क्लास, मान लीजिए एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट, PHANT एलिफेंट। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ELEPHANT एलिफेंट, और करली ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि नहीं भी लिखा, ब्लैंक ऐसे ही छोड़ दिया, और फिर उसके बाद क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाऊंगा नो सिंटैक्स एरर। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये है क्या चीज़, ये है बच्चों कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के बाद एक मेथड भी लिख देते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में वहाँ पे दिखाया था आप लोगों को, पब्लिक VOOID void M1। अगर पब्लिक void M1 है तो ये तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर आएगा, लेकिन void के जगह अगर मैं इंट कर दूंगा तो फिर एरर आ जाएगा, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो एक काम करते हैं, एक रिटर्न कर देते हैं, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न 10, तो क्या है, एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा क्लास है। क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं, एक स्पेशल मेंबर मेथड है कंस्ट्रक्टर, जिसके की बॉडी में हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा जो है नॉर्मल मेथड है जिसका नाम M1 है और जिसका रिटर्न टाइप इंट है। इंट होने की वजह से मैंने यहाँ पे वैल्यू 10 को रिटर्न किया है। कंपलसरी हो जाता है, अगर आप रिटर्न टाइप, वो मेथड वाले चैप्टर आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर रिटर्न टाइप इंट है तो फिर आप लोग अंदर में सबसे लास्ट स्टेटमेंट आप लोगों को रिटर्न करना ही पड़ेगा एक वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं, और चले जाते हैं वापस से स्लाइड में, आगे बढ़ा जाए। ऑटोमेटिक इन्वोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। इन्वोकेशन का मतलब होता है बच्चों कॉलिंग। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, पब्लिक क्लास डेमो, ठीक है। यहाँ पे उसका ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। फिर आप लोग देख सकते हो क्लास के नाम के सेम एक मैंने मेथड को क्रिएट किया है जो कि कंस्ट्रक्टर हो गया, और फिर इसके बॉडी में मैंने लिख दिया system.out.println, और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टर गॉट इन्वोक्ड। तो बच्चों इस प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा और अगर ये लाइन अगर आउटपुट स्क्रीन में आ गया, इसका मतलब है कि कंट्रोल कंस्ट्रक्टर के अंदर गया, और कंट्रोल अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर गया इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है। और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ मतलब उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। तो मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, मतलब कंस्ट्रक्टर गॉट इन्वोक्ड, ये चीज का आउटपुट स्क्रीन में आना ये प्रूव कर देगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने मेन मेथड को डिफाइन किया और मेन मेथड के ब्लॉक को स्टार्ट किया, और इसके अंदर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, न्यू डेमो पैरेंथेसिस सेमीकोलन, और फिर उसका जो रेफरेंस होगा वो स्टोर किया मैंने डी में, और इसलिए उसका डेटा टाइप हो गया डेमो। आप सभी लोगों को पता होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स क्या है, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी कि मेन मेथड का ब्लॉक क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये है क्या चीज, ये है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कंट्रोल चला गया कंस्ट्रक्टर के पास, और उसके अंदर भी जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्लिक, आप लोगों को ये एग्जांपल फिर से दिखा देता हूँ। क्लास का नाम है डेमो, ठीक है। तो राइट क्लिक किया जाए, न्यू क्लास, और कुछ भी नाम दे दीजिए क्योंकि अंदर में तो नाम चेंज होना ही है जब मैं चेंज कर दूंगा और कंपाइल कर दूंगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ PUBLIC पब्लिक क्लास DEMO, पब्लिक क्लास डेमो।
अच्छा, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, DEMO, डेमो, और डेमो के अंदर मैंने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कंस्ट्रक्टर गॉट इन्वोक्ड, कंस्ट्रक्टर गॉट इन्वोक्ड, INVOKED इन्वोक्ड। ठीक है, इसको मैं इंडेंट कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से। अच्छा, फिर एक मेथड लिखता हूँ PUBLIC, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैपिटल STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट चलिए क्रिएट करता हूँ, न्यू डेमो। इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा हीप एरिया में तो उसका रेफरेंस होता है, रेफरेंस को स्टोर करने के लिए मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ D, इसलिए D का डेटा टाइप मुझे चूज़ करना है डेमो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट। अब मैं क्लोज कर देता हूँ मेथड के ब्लॉक को, क्लास के ब्लॉक को भी क्लोज कर देता हूँ और कंपाइल करता हूँ। कंपाइल जब मैंने किया तो यहाँ पे एक एरर आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था स्टैटिक, STATIC स्टैटिक। अब कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब बच्चों देखो, आप लोग देख सकते हो कि जब मैं मेन मेथड को कॉल करूँगा तो मेन मेथड के अंदर में मैंने कहीं पे भी प्रिंटलन स्टेटमेंट नहीं लिखा है। मेन मेथड के अंदर में सिर्फ मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। ठीक है, मेन मेथड के अंदर में मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो नियम क्या था, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप का, एक पर्टिकुलर क्लास का, तो उसी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ, अगर कॉल हो गया तो ये आउटपुट में आना चाहिए। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज, राइट क्लिक, मेन मेथड को, अभी देखिए मैं कॉल कर रहा हूँ मेन मेथड को। ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्टर गॉट इन्वोक्ड, कंस्ट्रक्टर गॉट इन्वोक्ड, ये आउटपुट आ गया, आउटपुट आया। और मैंने कॉल किसको किया, मैं कॉल किसको कर रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ, कॉल किसको कर रहा हूँ, देखिए मेन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, जबकि मेन मेथड के अंदर में मैंने प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है। प्रिंटलन स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा है, कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर। तो ये अगर आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो रहा है मतलब कि कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। तो इससे प्रूफ हुआ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको क्लोज किया जाए, वापस से स्लाइड में आ गए हम लोग। ठीक है, वही सेम चीज़ जो वहाँ पे मैंने अभी समझाया ना, ये सेम चीज़ यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस हिस्से में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट डज इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स, ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ जानने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर कौन से पोजीशन पे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, प्रोग्राम के अंदर कौन से पोजीशन में आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इनिशियलाइज की बात नहीं कर रहा हूं, डिक्लेयर मतलब वेरिएबल के साथ डेटा टाइप होना। जैसे इंट एक्स सेमीकोलन, ये वेरिएबल एक्स का डिक्लेरेशन है। तो किस जगह में आपने डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से वेरिएबल्स तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से, स्टैटिक वेरिएबल्स जिनको कि क्लास लेवल वेरिएबल्स भी कहा जाता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स जिनको कि इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहा जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स भी कहा जाता है, लोकल वेरिएबल्स या फिर मेथड लेवल वेरिएबल्स भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर का प्री रिक्विजाइट क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं इस कॉन्सेप्ट में अभी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करके ये क्लास को करा रहा हूं कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये है स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट ये पता हो। ठीक है बच्चों, तो बस आप अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप इतना जान लो कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स कहा जाता है। और ये कब क्रिएट होते हैं, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का कॉपी वहां पे चला जाता है, इतना याद रखिए। ठीक है, अच्छा तो अभी हम लोग, चलिए आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, क्लिक हियर टू ओपन BlueJ। ओके, देखिए अभी एक ये डेमो के अंदर, चलिए आप लोगों को समझा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए PUBLIC, पब्लिक क्लास डेमो, पब्लिक क्लास डेमो। यहाँ पे मैं लिखा इंट एक्स, ठीक है, फिर मैं लिखा STATIC स्टैटिक इंट डेमो, हाँ STATIC स्टैटिक इंट वाई। ठीक है, आप कुछ भी टाइप का वेरिएबल चूज़ यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर अभी डिफाइन नहीं करता हूँ, आप लोगों को बस बता देता हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS।
ठीक है। और यहाँ पर चलिए लिख दिया जाए एक वेरिएबल इंट जेड और इज इक्वल टू 10, ठीक है, इज इक्वल टू 10, कंट्रोल के, नो सिंटेक्स एरर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कोई भी वेरिएबल अगर क्लास के ब्लॉक के अंदर है लेकिन किसी मेथड के अंदर नहीं, जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल किसी मेथड के अंदर नहीं, डायरेक्टली क्लास के अंदर है, वाई वेरिएबल किसी मेथड के अंदर नहीं है, क्लास के अंदर है, और वेरिएबल एक्स को डिक्लेयर जब हमने किया तो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं किया है, तो इसलिए इसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे। और वेरिएबल वाई को डिक्लेयर करते समय हमने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया तो ये स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। और मेन मेथड के अंदर हमने जो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या कहा जाता है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल कहा जाता है। तो खैर उसको, ये तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्रीवियस वाला है, लेकिन मैं एक बार रिकैपिटुलेट करने के लिए आप लोगों को बस बता दे रहा था, ठीक है। उसका डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक और लोकल वेरिएबल का। फिलहाल ये समझिए कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को यानी कि ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, तो मतलब वही हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का मतलब है इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम सब लोगों को पता है कि हीप एरिया में जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है रन करते समय, तो ऑटोमेटिकली नॉन स्टैटिक वेरिएबल उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, मान लीजिए मेरे चेहरे पर किसी ने मारा, ठीक है, या मुझे मेरे चेहरे पर किसी ने मारा, तो क्या कहना सही रहेगा? मेरा चेहरा मार खाया या मैं मार खाया? दोनों ही सही है, मेरा चेहरा मार खाया, मैं भी मार खाया, क्योंकि मेरा चेहरा जो है वो मेरा तो हिस्सा है ना बॉडी का। उसी तरह से यहाँ पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल चूंकि ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, तो आप लोग चाहे इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलो चाहे इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर फिर देखिए एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पे क्लास का नाम मैंने लिया है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन डेमो, शॉर्टकट में मैंने यूज किया है OI डेमो, ठीक है। करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंट एक्स इंट वाई दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए, फिर एक कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन किया और उसके बॉडी में मैंने क्या किया, x को इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 10 से और y को इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 20 से। फिर एक मेन मेथड मैंने लिखा और मेन मेथड के ब्लॉक को स्टार्ट किया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, x और y को प्रिंट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को यूज किया। OID यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे मैं x और y को यूज भी नहीं कर पाऊंगा, एसएस भी नहीं कर पाऊंगा, एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा? नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, है ना। ये भी प्री रिक्विजाइट है, आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट, जब इस जावा स्टार्ट होता है तो ही ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये करली ब्रैकेट क्लोज हुआ और ये क्लास का ब्लॉक क्लोज हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू OI डेमो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट है। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या इन्वोक हुआ, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, ठीक है। तो ये है क्या चीज, इसको बोलेंगे ऑटोमेटिक इन्वोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है बच्चों। तो जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है, और उस ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो उसके अंदर x और y आ गया। x और y को क्या वैल्यू गया, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 10, तो x के अंदर 10 चला गया, y के अंदर 20 चला गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, देखिए देखिए यहां पर इंट x एक वेरिएबल है और इंट y दूसरा वेरिएबल है। DEMO डेमो एक क्लास ले एक सॉरी कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर x को वैल्यू में दे देता हूँ 10 और y को वैल्यू दे देता हूँ 20, ठीक है।
और फिर PUBLIC पब्लिक, STATIC स्टैटिक, VOID वॉइड मेन, और उसके अंदर STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS। अब अगर मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे एसेस करना चाहूँ system.out.println करके system.out.println x लिख दूँ, ठीक है, और फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। जैसे ही कंपाइल किया देखिए यहाँ पे एरर आ गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। आप स्टैटिक मेथड के अंदर से एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एसेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि ऑब्जेक्ट लेवल है। तो ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ, आप एसेस कहाँ से कर सकते हो, इसलिए उसको क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास का नाम क्या है, डेमो, तो मैं क्या करूँगा, न्यू डेमो लिखूँगा, और न्यू डेमो लिखने के बाद उसका पक्का एक रेफरेंस क्रिएट होगा। हर ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस होता है, उसको मान लीजिए मैं स्टोर कर रहा हूँ किसमें, डी में। किसमें स्टोर कर रहा हूँ, डी में, तो डी का डेटा टाइप होना चाहिए डेमो। अब यहाँ पे मैं ये जो डी लिखा, या आप लोग ओबीजे भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी, डी के जगह में ओबीजे भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर डी डॉट एक्स लिखा और फिर यहाँ पे डी डॉट एक्स तो नहीं, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल का नाम क्या है, वाई। अब इसको मैं अगर कंपाइल कर रहा हूँ तो नो सिंटेक्स एरर पा रहा हूँ। इसको जब मैंने कंपाइल किया तो नो सिंटेक्स एरर पाया। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एसेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, डी डॉट एक्स, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हीप एरिया में, तो एक्स और वाई उसके अंदर क्रिएट हुआ, एक्स, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या लिखा, एक्स इज इक्वल टू 10 और वाई इज इक्वल टू 20। तो इस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को जिसके क्रिएशन के वजह से ये कॉल हुआ है, उसके वैल्यू x को 10 वैल्यू दे दिया और y को 20 दे दिया। तो अब अगर हम लोग इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 और 20, ठीक है। चलिए, व्हाट इफ वी डू नॉट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर विद इन अ प्रोग्राम। अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर दो प्रकार के हैं, एक जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है और दूसरा जो कि प्रोग्रामर डिफाइन करता है। सो वी कैन से कंस्ट्रक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन विच इज प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली एंड द अदर विच इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है वो हमेशा नॉन पैरामीटराइज्ड होता है, और जो प्रोग्रामर डिफाइन करता है वो ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है और नॉन पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप पूछोगे सर ये पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेथड भी आप लोग पढ़े हो दो प्रकार का, एक नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड और एक पैरामीटराइज्ड मेथड। तो उसी तरह से अगर कंस्ट्रक्टर के नाम के बाद अगर पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज्ड है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर डिफाइन किया है और आप देख रहे हो कि उसके नाम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर में अगर क्या डेटा टाइप्स दे करके कुछ वेरिएबल्स अगर डिफाइन या डिक्लेयर किए गए हैं तो फिर उसको बोला जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नोट करने की बात क्या है कि अगर प्रोग्रामर अपने तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता, यानी कि प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखा या टाइप किया या डेवलप किया और उसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर उसने नहीं दिया, तो कंपाइलर कंपाइलेशन के समय ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है जिसको कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। बच्चों बहुत सारे बुक में और बहुत सारे टीचर्स लोगों का ये कंफ्यूजन है अभी तक। क्या कंफ्यूजन है कि प्रोग्राम के अंदर अगर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी लिखा हुआ है तो उसको वो लोग बोलते हैं डिफॉल्ट। तो बच्चों आप लोग खुद सोचो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट क्यों कहा? डिफॉल्ट का मतलब है विच इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड, जो प्रोग्रामर को पता भी नहीं रहता उस चीज को बोला जाता है बाय डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो नहीं है कि प्रोग्रामर प्रोग्राम में एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों दुर्भाग्य की बात है कि क्वेश्चन में भी ऐसे आता है कि डिफाइन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अरे इफ द कंस्ट्रक्टर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हाउ कैन इट बी डिफाइंड? एनीवे अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आता है तो आप लोग ये समझना कि वो पूछ रहा है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने, ठीक है। इसलिए याद रखना, अगर प्रोग्रामर अपने तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है
तो कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई करेगा और जो कि हमेशा नॉन पैरामीटराइज्ड होगा। तो इंग्लिश में कैसे होगा? कंपाइलर सप्लाइज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि हमेशा नॉन पैरामीटराइज्ड ओनली व्हेन द प्रोग्रामर डज नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर विद इन द प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं, एक ब्लूजे ओपन करते हैं। ओके ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये सबको डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। रिमूव रिमूव रिमूव, और जाकर के देखते हैं बाइट कोड है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो विंडो खुला है, यहाँ पे सिर्फ पैकेज, यहाँ पे सिर्फ कुछ कोई भी एक भी क्लास यहाँ पे क्रिएट नहीं हो। मैं जानबूझ करके इसको आपको दिखाया ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि देखिए यहाँ पे इसका आप लोग एड्रेस भी देख लीजिए। ये वाला फाइल कहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, ये प्रोजेक्ट मैंने कहाँ पे क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्टर क्लास 10 एक फोल्डर बनाया है ना, सी ड्राइव में ही, डेस्कटॉप में ही, उसका नाम मैंने प्रोग्रामिंग दिया, उसके अंदर है ये। तो चलिए एक काम करते हैं, फिर से चलते हैं बैक। हाँ, क्लिक हियर टू ओपन ब्लूजे। ठीक है, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं बच्चों, एक क्लास क्रिएट करते हैं, इसका नाम कुछ भी आप दे सकते हो, ए दे दो मान लो, अंदर में तो चेंज करने से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंपाइल नहीं करना है बच्चों, आप लोग को कंपाइल नहीं करना है। PUBLIC पब्लिक क्लास A। ठीक है, इसके अंदर दो वेरिएबल भी दे देते हैं, चलिए इंट x और फिर उसके नीचे इंट y, और बस इतना ही। और इसको कंपाइल नहीं करते, कंपाइल बिल्कुल मत कीजिए, बस क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्लास में जो लाइनिंग्स आया है नीचे, ये सिग्निफाई करता है कि क्लास अभी तक कंपाइल नहीं हुआ है। चलिए क्लोज करते हैं और जा करके देखते हैं उस लोकेशन में। देखिए अभी मैंने वहाँ पे जो क्लास क्रिएट किया था, ये देखिए जावा फाइल A, इसको अगर आप लोग खोलिएगा तो इस तरीके से नोटपैड में क्लास आ गया। हमने क्लास के अंदर ये देखिए एक लाइन में आ गया। पूरे के पूरे जावा प्रोग्राम को एक सिंगल लाइन में लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग मल्टीपल लाइन्स में क्यों लिखते हैं? रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा प्रोग्राम कोई पढ़ करके समझ पाए। हालांकि पूरा का पूरा प्रोग्राम आप लोग एक लाइन में लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देखो कि वही मैंने जो क्लास क्रिएट किया था, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, क्लास को क्लोज कर दिया था। खैर अभी हम लोग को देखना है कि बाइट कोड आया है क्या। बाइट कोड नहीं आया, कहाँ से आएगा जब तक आप लोग कंपाइल नहीं करोगे। तो हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे देख लो बच्चों, और एक चीज़ देख लो कि इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को प्रूफ करूंगा कि हम लोग यानी कि प्रोग्रामर जब कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने तरफ से डिफाइन नहीं करता है तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर सप्लाई करता है जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड होता है। इसको क्लोज किया जाए, फिर से ब्लूजे को ओपन कीजिए, और जो क्लास वहाँ पे मैंने क्रिएट किया था A, अब समय आ गया उसको कंपाइल करने का। आप अंदर जा करके भी कंपाइल कर सकते हो ये बटन को प्रेस करके, या फिर कंट्रोल के प्रेस करने से भी कंपाइल होगा, या फिर बाहर ही बाहर राइट क्लिक करके कंपाइल करने से भी कंपाइल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या प्रूफ है? चलिए जा करके फिर से उस लोकेशन में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया क्लास फाइल। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्लास फाइल को ही बाइट कोड कहा जाता है। अब मैं इसको एक एप्लीकेशन, एक कवच CAVAZ, उसके हेल्प से खोलूंगा। तो कवच क्या करता है? कवच बाइट कोड को सोर्स कोड में फिर से कन्वर्ट कर देता है। अभी देखिए, क्लिक हियर टू ओपन कवच। ओके, अब मुझे खोजना होगा फाइल ओपन, और यहाँ पर फिर जाकर के वो बाइट कोड किधर है? क्लास फाइल। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यही क्लास फाइल है। हाँ जी, यही क्लास फाइल है, और ओपन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर ये क्लास के अंदर दो वेरिएबल है x और y, और ये कंस्ट्रक्टर हमने नहीं डिफाइन किया था, लेकिन ये आ गया। कहाँ से आया? ये कंपाइलर सप्लाई किया। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, आप लोगों को प्रूफ करने के लिए कवच एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। कवच का काम क्या है? अगर हमारे पास बाइट कोड है तो बाइट कोड को फिर से सोर्स कोड में कन्वर्ट वो कर देता है। चलिए, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा मैं कौन से पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था इतने देर से, कि अगर प्रोग्रामर अपने तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता है तो कंपाइलेशन के दौरान कंपाइलर एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जिसको कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देखिए लेफ्ट साइड में, एक क्लास बी क्रिएट मैंने किया है, उसमें दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स मैंने, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि वेरिएबल जो है वो किस प्रकार के, हमेशा आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि यहाँ पे अगर एक्स और वाई डिक्लेयर हुआ है तो किस प्रकार का वेरिएबल है, वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी मेथड के अंदर नहीं है, डायरेक्टली क्लास के अंदर है, और दूसरा उसको डिक्लेयर करते समय स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए एक्स और वाई को क्या कहा जाएगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, या फिर इंस्टेंस वेरिएबल भी आप कह सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने डायरेक्टली x को 10 वैल्यू दे दिया है और y को 20 वैल्यू दे दिया है, और ये जो आप लोग नीचे देख रहे हो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं इस कंस्ट्रक्टर के कितने पैरामीटर्स है, दो। पहला पैरामीटर का नाम क्या है, a, दूसरे पैरामीटर का नाम क्या है, b, दोनों इंट टाइप के हैं, और x लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होना चाहिए, और राइट साइड में जो वेरिएबल है वो पैरामीटर्स होने चाहिए। इस चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है। तो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x मत लिख दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होने चाहिए, और इज इक्वल टू के राइट साइड में आपके पैरामीटर्स होने चाहिए, इसलिए मैंने लिखा x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो ये क्या है, ये आप लोगों का है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर एट इट्स हेड पार्ट। और ये क्या है, ये आप लोगों का है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसको भी करके दिखा दूं आप लोगों को ब्लू जे में, या आप लोग खुद कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको नहीं करते हैं, ये आप लोग खुद कर लीजिए। ठीक है, हाउ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वर्क्स। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। देखिए पब्लिक क्लास से राइट साइड मत देखिए, लेफ्ट साइड खाली आप लोग देखिए। एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया x, फिर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया y, फिर कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन किया एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें कि दो पैरामीटर्स हैं a और b, दोनों का टाइप है int। आप लोग राइट साइड में मत देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए। ठीक है, फिर इसका ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया, और x यानी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल x के अंदर मैंने a का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, और y के अंदर मैंने b का वैल्यू डाल दिया, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था। कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक को क्लोज करके मेन मेथड मैंने स्टार्ट किया, और फिर मेन मेथड के अंदर क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। आप सभी लोगों को पता है ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। क्लास नेम, देखिए क्लास नेम क्या है, सी स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम में आप कोई भी आइडेंटिफायर को यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी। मैं यहाँ पे ओबीजे यूज कर रहा हूं। इज इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास नेम मैंने यूज किया, और यहां पे मैं इसको खाली नहीं छोड़ सकता हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोग खाली छोड़ रहे थे इस कारण से कि हम लोग तो कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रहे थे, और कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई कर रहा था, और वो किस प्रकार का रहता था, हमेशा नॉन पैरामीटराइज्ड। इसलिए आज तक जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो यहां पे कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे तो चल जा रहा था। लेकिन अगर प्रोग्रामर अपने तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्टर को अगर डिफाइन कर देता है जो कि पैरामीटराइज्ड है, तो यहां पे बच्चों वैल्यू को पास करना जरूरी हो जाता है, वो भी पैरामीटर्स के टाइप को देख करके। जैसे a का टाइप इंट है तो एक इंट वैल्यू ही आपको यहां से पास करना पड़ेगा। बच्चों ये पूरा का पूरा कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि 2020 चला जाएगा b में। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, obj.x लिख दिया और obj.y, क्योंकि अभी कुछ स्लाइड्स पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक मेथड में यूज या फिर एसेस डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लेवल है। तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट से x और y दोनों वेरिएबल को मैं यहाँ पे एसेस कर रहा हूँ। कैसे? obj.x लिखकर और obj.y लिखकर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज पास किए जा रहे हैं, पहला 10 और दूसरा 20। 10 जो है वो चला जाएगा वेरिएबल a के अंदर, और 20 जो है वो चला जाएगा वेरिएबल b के अंदर, और फिर a का वैल्यू 10 जो है वो चला जाएगा x के अंदर। ठीक है, और b का वैल्यू चला जाएगा y के अंदर। तो क्या होगा देखिए,
पहला ये जो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो हीप एरिया में राइट साइड में देखिए एक सर्कल मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। आप लोग को समझाने के लिए एक सर्कल बनाया हूं मैं, लेकिन ये समझिए कि मेमोरी में एक जगह बनी। क्यों बनी? न्यू कीवर्ड की वजह से एक ऑब्जेक्ट, तो इसको आप लोग ऑब्जेक्ट ही समझिए। ऑब्जेक्ट का मतलब मेमोरी में जगह, हीप मेमोरी में एक जगह, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके अंदर x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 कैसे आ गया? इस कंस्ट्रक्टर के वजह से आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बना तो उसी समय x और y बन गया। लेकिन ये 10 और 20 कब आया? जब 10 गया a में, 20 गया b में, और फिर a का वैल्यू आपने डाला x में और b का वैल्यू y में। तो x के अंदर a का वैल्यू आ गया, मतलब 10 आ गया, और y के अंदर b का वैल्यू आ गया, और b के अंदर क्या था? 20। इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कौन कर रहा है? कौन सा वेरिएबल, कौन सा ऑब्जेक्ट रेफरेंस? ओबीजे। यहां पे देखिए मेन मेथड के अंदर आपने कौन सा नाम चूज किया? ओबीजे, तो ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होता है हीप एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप का, जैसे यहाँ पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? देखिए यहाँ पे सी टाइप का ऑब्जेक्ट है ना, सी क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है। इसका रेफरेंस यानी कि एड्रेस हमेशा यूनिक होगा। दो ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट हो रहे हैं, या अगर मान लीजिए 1000 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि दो ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम हो जाए। दो ऑब्जेक्ट का एड्रेस या रेफरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि 1010 इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, या कह सकते हैं मेमोरी का रेफरेंस है। तो इसको कहां पे स्टोर हो गया? 1010। कैसे? आपने लिखा है ना, यहां पे आपने खुद लिखा है ओबीजे इज इक्वल टू। तो जब किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्लास होता है तो वो नॉर्मल वैल्यू को नहीं स्टोर करता है, वो क्या स्टोर करता है? रेफरेंस को स्टोर करता है। तो आपने जब लिखा सी ओबीजे इज इक्वल टू, तो ओबीजे का डेटा टाइप सी है। सी मतलब क्लास मतलब नॉन प्रिमिटिव टाइप। तो यहाँ पे वैल्यू 10, 20, 30, 40 या कोई कैरेक्टर या बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस जाएगा। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि इस ओबीजे के अंदर क्या गया है? इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस गया है 1010, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? ओबीजे डॉट एक्स का मतलब क्या हो गया? यही कि आप ऑब्जेक्ट ओबीजे से एक्स को एसेस कर रहे हैं और obj डॉट वाई लिख करके इस ऑब्जेक्ट के y वेरिएबल को एसेस कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से ही किया जा सकता है, ठीक है। इसको समझने के लिए और एक बार इस वीडियो को फिर से पीछे जा करके देख सकते हैं आप लोग, अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अभी चलिए मैं आप लोगों को टाइप करके भी दिखा देता हूँ। क्लास का नाम है सी, ठीक है। चलिए इसी के अंदर कर देते हैं। तो क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ सी, कैपिटल सी, और एक्स वाई इसके अंदर दो वेरिएबल है। कंस्ट्रक्टर सी के अंदर मुझे क्या लिखना है? सी के अंदर मैं लिख देता हूँ इंट ए कोमा इंट बी। और फिर मैंने बताया था लेफ्ट साइड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स रहेगा और राइट साइड में पैरामीटर ए रहेगा, और लेफ्ट साइड में फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल वाई रहेगा और राइट साइड में पैरामीटर बी रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैपिटल STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARG है। कहाँ चला गया? इसको यहाँ से मैं काट लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, स्ट्रिंग एरे ARGS। अच्छा, फिर इसके अंदर मुझे क्या करना? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू सी। चलिए काम करते हैं, कुछ नहीं वैल्यू देते हैं, जो अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि वैल्यू देना जरूरी है। अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे एरर आएगा, कैसे कंपाइलर हम लोगों को थप्पड़ मारेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OBJ, ठीक है, OBJ, और यहाँ पे कैपिटल सी। तो सी हो गया क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया OBJ, न्यू क्लास नेम, ऐसे। चलिए अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपका OBJ डॉट एक्स लिख देता हूँ, और इसको चलिए कॉपी कर लिया जाए, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया जाए और यहाँ पे OBJ डॉट वाई लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एरर आएगा, कंपाइल करने से क्या होगा दोस्तों? एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि आपने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय कोई वैल्यू पास ही नहीं किया है। आज तक क्यों चल जा रहा था? क्योंकि कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई कर रहा था जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड था। लेकिन अभी नियम है कि अगर प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर खुद अपने तरफ से अगर डिफाइन कर दिया तो कंपाइलर का दायित्व तो खत्म, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर और सप्लाई करने वाला नहीं है। तो कंपाइल कीजिए और देखिए यहाँ पे एरर आया। क्या एरर आया? कंस्ट्रक्टर सी, यानी कि ये वाला कंस्ट्रक्टर सी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर सी इन क्लास सी। मैसेज से आपको पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या है? सी,
क्लास का नाम भी क्या है सी, तो कंस्ट्रक्टर सी इन क्लास सी कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। रिक्वायर्ड क्या चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर, इंट कोमा इंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी दोनों इंट टाइप के हैं। फाउंड क्या है, नो आर्ग्यूमेंट्स। नो आर्ग्यूमेंट्स मतलब आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर में कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 10, 20। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं 10, ये 10 चला जाएगा वेरिएबल ए में और 20 चला जाएगा वेरिएबल बी में, ठीक है। तो जो कि मैं समझा चुका हूँ, चलिए इसको कंपाइल कर लेते हैं, नो सिंटैक्स एरर। और फिर उसके बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओके बटन पे क्लिक करके देखिए उस ऑब्जेक्ट का एक्स का वैल्यू, कौन से ऑब्जेक्ट का, ओबीजे ऑब्जेक्ट का एक्स का वैल्यू 10 यहाँ पे आ गया और ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट का वाई का वैल्यू 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का जरूरत क्या है, तो एग्जांपल 1 देखिए यहाँ पे। मान लीजिए एक क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखिए, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। इसके अंदर में 3 नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं। पहला नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम है नेम, दूसरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम है एज और तीसरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जावा के सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए वेरिएबल का नाम स्पेलिंग के साथ और उसका अपर केस की लोअर केस इसका ध्यान रख करके ही प्रोग्राम किया जाता है। तो नेम, एज और रोल नंबर, ध्यान से देखिए। ये क्या स्टार्ट हो गया, कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर में डायरेक्टली क्या लिख दिया गया है, मार्क एंटनी। नेम को इनिशियलाइज कर दिया गया है कौन से स्ट्रिंग वैल्यू से, मार्क एंटनी। एज वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया गया है कौन से वैल्यू से, 16। और रोल नंबर वेरिएबल को कौन से वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया गया है, 2। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। वही तो हुआ है यहाँ पे। राइट साइड में आप लोग मत देखिए, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, वो अभी आएगा। मेन मेथड के अंदर आप लोगों ने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है। पहला ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, stud1। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया है उसका रेफरेंस कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, stud2। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट, ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ और उस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया ये ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम, एज और रोल नंबर वेरिएबल था उसमें कौन सा वैल्यूज चला गया, मार्क एंटनी नेम में चला गया, 16 चला गया एज में, 2 चला गया रोल नंबर में। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट फिर तैयार हुआ, ये भी चला गया, फिर इसका भी कंट्रोल, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंट्रोल कहां चला गया, कंस्ट्रक्टर के पास। और फिर से इस ऑब्जेक्ट को भी, जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस stud2 में स्टोर होगा उस ऑब्जेक्ट में भी नेम, एज और रोल नंबर में सेम वैल्यू इनिशियलाइज हो गए हैं। यहाँ पे आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं, जब ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये हीप एरिया में एक जगह बना, उसके अंदर नेम इज इक्वल टू मार्क एंटनी, एज इज इक्वल टू 16, रोल नंबर इज इक्वल टू 2। क्यों आया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर में आपने वही लिखा हुआ है। ठीक है, और stud1, ये देखिए प्रोग्राम को देखिए, stud1 यहाँ पे इस साइड देखिए, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस 1010 एज्यूम कीजिए तो वो stud1 के अंदर आ गया। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट फिर आपने क्रिएट किया, ठीक है, उसके अंदर में नेम, एज, रोल नंबर में सेम वैल्यू आ गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो एक ही है, उसके अंदर तो एक ही कोड है। तो यहाँ पे stud2 के अंदर में इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स, भले ही क्यों ना कितने ऑब्जेक्ट्स हों, हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस यूनिक है। ठीक है, तो यहां पर stud1 1010 को स्टोर करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है और stud2 वेरिएबल 2020 इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करने की वजह से इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो फिर से नोट कर लो ये सारी तमाम बातें। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को एक काम करते हैं, दिखा देते हैं। फिर हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्रिंटलन मैंने बहुत सारे लिखे हैं। तो ये जो पहला वाला जो 3 है, stud1 डॉट नेम, stud1 डॉट एज, stud1 डॉट रोल नंबर, फिर मैंने स्टार दे दिया है बहुत सारा, ताकि एक लाइन खींच दिया, ताकि आउटपुट स्क्रीन में आपको पता चल सके कि पहला जो 3 लाइन है वो कौन से ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, stud1 से एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद उस लाइन के बाद जो 3 लाइन है वो कौन से ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, दूसरे ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से उन लोग को लगता है कि हाँ मार्क एंटनी 16:2, मार्क एंटनी 16:2 यही प्रिंट हुआ, लेकिन वो लोग इस चीज को फील नहीं कर पाते कि पहला 3 लाइन पहले ऑब्जेक्ट का है और उस बाद वाले नीचे वाला जो 3 ठो लाइन है वो दूसरा ऑब्जेक्ट का है। चलिए इसको मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट है ना, चलिए 3 वेरिएबल्स हैं, चलिए
देखिए PUBLIC पब्लिक, क्लास कैपिटल STUDENT स्टूडेंट, फिर यहाँ पे STRING स्ट्रिंग, मान लीजिए नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम नेम, ठीक है। फिर उसके बाद इंट एज, फिर उसके बाद इंट ROLLNO यानी कि रोल नंबर। चलिए कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जाए STUDENT स्टूडेंट, और इसके अंदर फिर मैं लिख रहा हूँ STRING स्ट्रिंग n कॉमा INT A एज के लिए और इंट RN रोल नंबर के लिए। अब जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहेगा। पहला नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम इज इक्वल टू पैरामीटर, पैरामीटर में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है n, ठीक है। फिर उसके बाद एज, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एज इज इक्वल टू ए। बहुत सारे बच्चे लोग क्या लिखेंगे पता है, n इज इक्वल टू नेम। अरे बाबा बार बार मैं कह रहा हूँ कि इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम रहेगा, इज इक्वल टू के राइट साइड में आप लोगों का पैरामीटर्स का नाम रहेगा, ठीक है। तो ROLLNO रोल नंबर इज इक्वल टू RN में लिख देता हूँ, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। फिर PUBLIC पब्लिक, STATIC स्टैटिक, VOID वॉइड, मेन कैपिटल STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS, और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ STUDENT स्टूडेंट, stud1 इज इक्वल टू न्यू STUDENT, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूं क्या, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझा रहा था, है ना। तो नेम इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ MARK, मार्क एंटोनी, ANTONY, मार्क एंटोनी। एज इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ 16, और रोल नंबर में मान लीजिए मैं दे देता हूँ 2। हाँ, अब यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू को पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है, ठीक है। अच्छा, और एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। याद रखिए यहाँ पे stud1 वेरिएबल का नाम चेंज कर देना होगा आप लोगों को। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर system डॉट आउट डॉट println, system डॉट आउट डॉट println, मान लीजिए यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट का नाम, कॉलन कॉन्केटिनेशन साइन STUD1 डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी कर लिया जाए, Ctrl+C और Ctrl+V, स्टूडेंट का नाम आ गया। अब स्टूडेंट का एज आ गया, तो स्टूडेंट का एज क्या होगा, stud1 डॉट एज, और स्टूडेंट का फिर यहाँ पे क्या आ गया, स्टूडेंट का रोल नंबर, ROLL रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर इज इक्वल टू या जो भी stud1 डॉट ROLLNO। ध्यान रखिएगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम जो है यहाँ पे वही रहना चाहिए। अब इसके बाद और क्या चाहिए मुझे, और Ctrl+V, एक लाइन बस मुझे यहाँ पे खींचना है ताकि पता चल सके कि पहला 3 वैल्यू पहला ऑब्जेक्ट का है और उसके बाद वाला दूसरे ऑब्जेक्ट का। ये मैंने लाइन खींच दिया, और फिर क्या करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे stud1 डॉट नेम की जगह में stud2 डॉट नेम, stud1 डॉट एज की जगह में stud2 डॉट एज, stud1 डॉट रोल नंबर की जगह stud2 डॉट रोल नंबर, और इस मेथड को क्लोज करता हूँ, क्लास को क्लोज करता हूँ Ctrl के। थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा प्रोग्राम दिखाई दे। यहाँ पे देखिए ये क्लास में 3 नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं। पहला नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम, फिर एज, फिर रोल नंबर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दे दिया है मार्क एंटनी 16 2। ये 3 वेरिएबल्स को 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो आप लोगों को पहले भी बता चुका था वो थ्योरी वाले हिस्से में कि 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मतलब हीप एरिया में 2 जगह क्रिएट हुआ, दोनों में नेम, एज और रोल नंबर आ जाएगा। और जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हुआ, और उसके अंदर में आप लोगों ने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया है। आप लोगों के हिसाब से डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया गया है, मार्क एंटनी। नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा नेम ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा, मार्क एंटनी। कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एज ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा, 16। रोल नंबर क्या चला जाएगा, 2। अगर आप 1000 ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट करोगे तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट का नाम होगा मार्क एंटनी, सारे के सारे ऑब्जेक्ट का नाम एज होगा 16, सारे के सारे ऑब्जेक्ट का रोल नंबर होगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो 3 लाइन है यहाँ पे देखिए stud1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो ये 3 लाइन है यहाँ पे stud2 लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करके
और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक नॉर्मल जो बच्चा होगा जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो सोचेगा कि हाँ वो जो प्रोग्राम के अंदर लिखा था मार्क कंटिन्यू 16 और 2 वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए कि वो ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से इनिशियलाइज हो रहा है। और पहला वाला जो 3 लाइन है वो स्टड1 ऑब्जेक्ट का है, और नीचे वाला जो 3 लाइन है वो कौन से ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, स्टड2 का हिस्सा। ये जानना बहुत जरूरी है, यही डिफरेंस है समझने में और रटने में बच्चों, ठीक है। तो नीड ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बाद अभी हम लोग देखेंगे उसका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये तो हम लोग ये समझे कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट में आप लोग खुद बताओ, अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं जैसा कि अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे, सारे के सारे बच्चों का नाम मार्क एंटनी रहेगा। चलिए मान लिए सारे के सारे बच्चों का नाम मार्क एंटनी, ऐसा संजोग बैठ गया है। सारे के सारे बच्चों का मान लीजिए कि एज है 15, वो भी मान लिए, लेकिन क्या सारे के सारे बच्चों का रोल नंबर भी सेम रहेगा एक पर्टिकुलर क्लास के? नहीं रहेगा। इसलिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देने से फायदा क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भैया तुमको वैल्यू खुद से पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एग्जांपल है, बस वहाँ पे डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, तो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वही लेफ्ट साइड में नेम इज इक्वल टू एन, एज इज इक्वल टू ए, रोल नंबर इज इक्वल टू आर एन, इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो वैल्यूज हैं टॉम चला गया एन के अंदर, 16 चला गया ए के अंदर, और 2 चला गया आर एन के अंदर। और फिर ये फाइनली ये 3 स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उन वैल्यू को डाल दे रहे हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में, ठीक है। तो देखिए जब ये लाइन क्रिएट हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ राइट साइड में, और ये तीनों वेरिएबल भी क्रिएट हुए, और ये कंस्ट्रक्टर के वजह से वहां पे चला गया टॉम 16 और 2। और ये टॉम 16 2 ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, ये वो वैल्यू है जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले ने दिया है। मैं ही प्रोग्राम लिख रहा था, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि जो प्रोग्राम लिखता है वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। दूसरे क्लास में भी अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता किसी को तो भी उसको ये 3 वैल्यूज पास करने होते। पहला वैल्यू उसको नेम पास करना होता, दूसरा वैल्यू उसको एज पास करना होता, तीसरा वैल्यू उसको रोल नंबर पास करना होता, ठीक है बच्चों। तो स्टड1 के अंदर ये रेफरेंस 1010 आ जा रहा है, जिसके वजह से स्टड1 इसको पॉइंट कर रहा है। इसलिए स्टड1 डॉट नेम का मतलब टॉम, स्टड1 डॉट एज का मतलब 16, स्टड1 डॉट रोल नंबर का मतलब 2। उसी तरह से जब ये दूसरा ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ, जिसमें कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले को वैल्यू पास करना पड़ा मारिया इस पैरामीटर n के लिए, 15 पास करना पड़ा a के लिए, 3 पास करना पड़ा rn के लिए, ठीक है। तो ये सब वहां पे चले गए, तो एक ऑब्जेक्ट तैयार हुआ, और उसके अंदर यहाँ पे देखिए नेम पहले की तरह वो मार्क एंटनी रिपीटेड वैल्यू नहीं आया, यहाँ पे वही वैल्यू आ रहा है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो नेम में आ गया मारिया, एज में आ गया 15, रोल नंबर में आ गया 3, और स्टड2 के अंदर में रेफरेंस 2020 आ गया, तो स्टड2 इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को फिर से मैं नहीं टाइप करूंगा, आप लोग टाइप कीजिए, देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट में पहला 3 लाइन आएगा, नेम इज इक्वल टू टॉम, एज इज इक्वल टू 16, रोल नंबर इज इक्वल टू 2, और उसके बाद में आएगा नेम इज इक्वल टू मारिया, एज इज इक्वल टू 15, रोल इज इक्वल टू 3। मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आलस मत करो, इस वीडियो को पॉज कर करके आप लोग प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि सुनने से या लिखने से नहीं हो पाएगा, लैपटॉप में प्रैक्टिस करने से आप लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मेरा ये जो मेहनत है ये तभी सार्थक होगा जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे। अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में लिखिए, या फिर मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।